बिहार में महागठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस क्या 50 सीटों पर मान जाएगी? कब होगा सीटों का बंटवारा? विस्तार से इस पर बात करेंगे। डी राजा ने भाकपा के लिए तेजस्वी यादव से कहा जा रहा है 24 से ज़्यादा सीटें मांगी, तो क्या तेजस्वी मना पाएंगे सीपीआई को? सीपीआई-एमएल ने हालांकि तेजस्वी के फेवर की बात की है, कहा है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो इन सभी विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये सीटों का बंटवारा एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि बिहार में लगातार चर्चा का विषय बना रहता है, दोनों ही खेमों के लिए, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो। तो अभी खबर जो आ रही है 50 सीटों वाली, हजम तो कम होती है कि 50 सीटों पे कांग्रेस मान जाएगी, जो पिछली बार से ज़्यादा की डिमांड 70 से ज़्यादा की मांग कर रही थी। देखिए, ये हजम इसलिए कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे पास न्यूज़ है, ये हजम इसलिए करना चाहिए क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस का एक इंटरनल सर्वे हो रहा है। अच्छा, दोनों दोनों साथ मिलकर के सर्वे करा रही है, और जो मेरे पास मेरे सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें जो जमीनी स्थिति है वो कांग्रेस को कतई परमिट नहीं करता कि वो 40 से भी ज्यादा सीटें ले। तो मैं ये जो मान पा रहा हूं कि 40 पे कांग्रेस, 40 से 50 मैक्सिमम, उसके बीच में अब कांग्रेस मान जाएगी। क्योंकि किसका स्ट्रेंथ क्या है ये अलग अलग सर्वे करा करके, इंटरनल एजेंसी से सर्वे करा करके सामने रखा जा रहा है और उसके बाद सच्चाई से लड़ा जा रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल मैं जब दीपांकर भट्टाचार्य जी का इंटरव्यू कर रहा था, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बात कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि नीतीश सरकार जाए। और नीतीश सरकार को इसलिए जाना चाहिए क्योंकि नीतीश सरकार के रिजीम में बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है, गरीबों की बेबसी अब वो देख नहीं रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अपराध चरम पर है, और इसलिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि नीतीश सरकार जाए, एनडीए सरकार जाए। अब दूसरी बात, जब मैंने उनसे पूछा कि आप कितने सीट की मांग कर रहे हैं, उन्होंने कहा देखिए, मेरा अपना ग्राउंड रिपोर्ट जो कहता है, वैसे तो हम बिहार में हर जगह से लड़ सकते हैं, अब हमारा संगठन हर जगह है, लेकिन 45 सीट पर हम लड़ेंगे तो बहुत बेहतरीन करेंगे। तो हमने उनसे पूछा 45 सीट का मतलब 40 से 45 सीट तो हमें चाहिए। हमने पूछा लेफ्ट के लोगों को कितनी सीटें चाहिए, तो उन्होंने कहा 10 और, मतलब 50 से 55 लेफ्ट को चाहिए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा होगा, हमें लगता है हमारा हक ये है, लेकिन हम लोग आपस में बैठ करके तय कर लेंगे, मतलब नेगोशिएशन के लिए वो तैयार है। तो एक बड़ी बात यह है कि प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, कांग्रेस की जो लड़ाई अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में थी या है, कांग्रेस की जो लड़ाई पंजाब में अरविंद केजरीवाल से है, गुजरात में अरविंद केजरीवाल से, कांग्रेस की वो लड़ाई लालू प्रसाद से नहीं है जी। इस बात को आप समझिए। उस तरह का खराब संबंध नहीं है। थोड़ा बहुत पॉस्चरिंग कांग्रेस ने जरूर किया है, यह बात सच है, ताकि वो मैक्सिमम सीट ले सके, लेकिन कांग्रेस अब इस बात को लेकर के तैयार है कि हमारी दरअसल हैसियत क्या है और हमें कितना सीट मांगना चाहिए। तो मेरे पास जो मेरे सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो 40 से 50 के बीच में। अच्छा, और देखिए, जो सर्वे का तरीका है उसमें यह है कि भाई 40 कौन सा टॉप सीट है और नंबर 2 कौन सा सीट है, मतलब ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। तो ए कैटेगरी में जो कांग्रेस 40-45 चूज करेगी वो कांग्रेस ले लेगी, और बी कैटेगरी वाली जो सीट होगी कहेगी आप लोग बांट लीजिए। उसमें कई बार ए कैटेगरी में भिड़ंत होगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं एनडीए में तो बीजेपी और जेडीयू के बीच में क्या होने जा रहा है, आप इस बात को जान लीजिए। बीजेपी और जेडीयू के बीच में यह होने जा रहा है कि श्योर शॉर्ट सीट और जो कम श्योर शॉर्ट सीट है। तो बीजेपी को लग रहा है ये मेरा श्योर शॉर्ट सीट है, जेडीयू को लग रहा है ये मेरा श्योर शॉर्ट सीट है। दोनों क्या करेंगे, श्योर शॉर्ट सीट जो दोनों को लग रहा है वो आधा आधा बांट लेंगे, आप समझ रहे हैं, और जो कम श्योर शॉर्ट सीट है उसको भी आधा आधा बांट लेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात, इस तरीके से बंटवारा होगा। जहां जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है बीजेपी के लिए, वो भी आधी सीट
जेडीयू को देगी आधी खुद रखेगी। जहां जेडीयू को लगता है जीतने के चांसेस मेरे सबसे ज्यादा हैं, वैसी सीटों को भी चिन्हित करेगी, आधी उसको देगी, आधी इस तरीके से रखेगी। यही फॉर्मूला चलेगा। और ये मैं सारी बातें जो आपको बता रहा हूं वो अंदर खाने जो बड़े नेता तय करते हैं, जो जिनके दिलो दिमाग में ये है, वो बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो एनडीए की कहानी ये है और कांग्रेस की कहानी ये है। कांग्रेस को लेकर के आप जान लीजिए कि 50 से कम पर ही कांग्रेस को मानना पड़ेगा, क्योंकि जमीनी हकीकत यही। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कल दीपांकर भट्टाचार्य ने मेरे साथ इंटरव्यू में कहा कि देखिए पंकज जी, पिछले चुनाव का आप परिणाम देख लीजिए, 2020 का आप परिणाम देखिए, हम जहां जहां जीते, जिस इलाके में जीते, वहां पर कांग्रेस और आरजेडी का भी परफॉर्मेंस बेहतर रहा। और जहां हमें सीटें ही नहीं दी गई तो वहां हम लड़े ही नहीं, और वहां हम नहीं लड़े तो वहां पर कांग्रेस और आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तो उनका कहना था कि हमें पैन बिहार लड़ाइए, और पैन बिहार लड़ाइए, और आप हमें इतनी सीटें देंगे तो आपका भी परफॉर्मेंस बेहतर होगा। इसलिए साउथ बिहार में स्थिति खराब रही। जहां जहां स्थिति खराब रही वहां स्थिति कैसे बेहतर किया जाए, तो इसका एक फॉर्मूला दीपांकर भट्टाचार्य ने, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है सीपीआई-एमएल के, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू के जरिए अपने घटक दलों के बीच ये मैसेज पहुंचाया। और मैं श्योर हूं कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की इस बार बैठक में यह भी तय होगा कि इंडिया महागठबंधन का जॉइंट मैनिफेस्टो क्या होगा। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर सारे घटक दल जॉइंट मैनिफेस्टो बनाते हैं और जॉइंट मैनिफेस्टो बना करके लोगों के सामने परोसते हैं और इतना पहले तैयारी कर लेते हैं, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, बहुत बेहतर परिणाम आने की संभावना होगी। और इसी के तहत ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि इस बार कांग्रेस जो सोच रही थी कि 60 सीट ले लेंगे, 70 सीट ले लेंगे, 60 सीट ले लेंगे, उसकी कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस अब 50 मैक्सिमम, वैसे मैं आपको बता दूं 40 से 50 के बीच में कांग्रेस को हर हाल में मानना होगा। और मेरी जानकारी में कांग्रेस मान भी जाएगी, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत कांग्रेस को पता चल चुका है। और कांग्रेस अब इस बात को लेकर के कभी परसुएड नहीं करेगी अपने घटक दलों को, कभी दबाव नहीं डालेगी कि हम इतने से कम पर मानेंगे। जो एटीट्यूड लग रहा था शुरुआत से, जब से दिल्ली चुनाव नतीजे आ गए थे, तो वहाँ से तो देख के हाव भाव लग रहा था कि कांग्रेस इस बार अपने मन की चलाएगी, 70 से ज़्यादा सीटें लाएगी, पाएगी। और उसके बाद अगर नहीं होता है तो वो भी इस तरह के शिकूफे छोड़े जा रहे थे ना कि हम पूरे प्रदेश में लड़ेंगे 243 सीटों पे। देखिए सौरभ, आपको एक बात हम बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस शुरुआती पॉस्चरिंग दिखाया लोगों को, और कांग्रेस के खास तौर पर जो प्रभारी थे, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, जब उनको बिहार भेजा गया तो उन्होंने जो पॉस्चरिंग किया, और उसके बाद एक चर्चा बड़ी तेजी से उठी कि इस बार कांग्रेस नहीं मानेगी। देखिए, ये एक टेक्टिकल कह सकते हैं कि तौर तरीका था, गठबंधन में कैसे अपने आप को ठीक तरीके से प्लेस किया जाए, मैक्सिमम सीटें कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, और साथ ही साथ गठबंधन टूटे भी नहीं। क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती तो उसके कोई भी एमएलए, आप ये जान लीजिए 90% एमएलए इस बात को लेकर के खफा थे कि कांग्रेस अगर ऐसा सोचती है कि वो अकेले चुनाव लड़ सकती है तो गलत फहमी में। कृष्णा अल्लावरू कुछ बोलते थे, लेकिन आप देख लीजिए अखिलेश सिंह कुछ और बोलते हैं। बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश सिंह जमीनी नेता है, वो क्या कह रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो मैं आपसे कह रहा हूं कि कई नेताओं का ऐसा जरूर था कि कांग्रेस का इंडिपेंडेंट स्टैंड होना चाहिए। कई नेताओं का यह जरूर था कि भाई हम आरजेडी के साथ रहें, लेकिन हम परजीवी नहीं दिखाई दें, मतलब हम पैरासिटिक नहीं दिखे कि कांग्रेस के भरोसे ही हमारा जीवन चल रहा है। फिर हमारे फॉलोअर्स का क्या, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अपर कास्ट में भी हमारे सपोर्टर्स हैं, अलग अलग जाति में भी हमारे सपोर्टर्स हैं जो लालू प्रसाद के सपोर्टर नहीं, उनके साथ जाना उन्हें पसंद नहीं है। अगर हम अपनी आइडेंटिटी डाइल्यूट करते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस शायद इसी लाइन पर चलते हुए एक तरीके से यह मैसेज देने का प्रयास कर रही थी कि नहीं नहीं, हम सहजीवी हैं, हम सिम्बायोटिक रिलेशन चाहते हैं, हम पैरासिटिक रिलेशन नहीं चाहते, हम उन पर निर्भर नहीं है, हमारी अपनी
हैसियत है, हमारी अपनी औकात है, हमारी अपनी राजनीतिक ताकत है, हम पैन इंडिया पार्टी हैं, हम जैसे चाहें वैसे चुनाव लड़ सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि उसके बगैर हम नहीं लड़ सकते तो उसको भी लगना चाहिए कि हमारे बगैर आप जीत नहीं सकते। और ये मैसेज देना बहुत जरूरी था। कांग्रेस बहुत हद तक इसमें कामयाब हुई। आपने देखा अल्लावरू कई बार पटना गए, वो लालू प्रसाद के घर नहीं गए। राहुल गांधी का भी जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन से अलग है। लेकिन चुनाव जब समीप आ रहा है और सब लोग सर्वे के जरिए अपनी राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक ताकत का पता कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज बहुत साफ पता चल रहा है, वो ये है कि भाई कांग्रेस साथ लड़े जरूर, कांग्रेस उतनी ही सीटों का डिमांड करे जिससे कि मैक्सिमम विक्ट्री पॉसिबल हो। ऐसा नहीं हो 70 पे लड़ जाएं और 19 सीट हासिल 19 पर जीत पा सकें। दरअसल आप देखें सीपीआई-एमएल क्या कहती है। सीपीआई-एमएल कहती है 19 पर हम लड़े, 12 पर जीते। वो 70 पे लड़े, 19 पर जीते। तो अब महागठबंधन में लोगों को तय करना चाहिए कि हमें कितनी सीटें दें। तो सवाल ये उठता है कि आपका अगर विक्ट्री परसेंटेज इतना कम है तो सवाल तो उठेगा ही। और जब आप इंटरनल सर्वे कराते हैं, जमीन पर अपनी असलियत पता करते हैं, और तब आपको पता चलता है कि अच्छा होगा कि यहाँ कांग्रेस न लड़के आरजेडी लड़े। और इस तरह का ज्वाइंट सर्वे भी चल रहा है, उससे यह पता चल चुका है कि कांग्रेस की हैसियत 40 से 50 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं है। तो मैं ये मान रहा हूं कि 40-50 के बीच में, और आरजेडी इसको जानकर के बहुत खुश होगी। आरजेडी का आंकलन यही था। आरजेडी अपने सर्वे में पता कर चुकी थी कि दरअसल कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ सकती है और कितनों पर जीत सकती है। मुझे लगता है कांग्रेस का दबाव अब इस बात पर होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी सीटें लें जहां पर हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हों। बिल्कुल। अब कांग्रेस की बात हो गई, महागठबंधन के अन्य दलों के बारे में भी बात कर लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर लेते हैं, जिनके नेता डी राजा ने कहा है कि 24 से ज़्यादा सीटें चाहिए। तो कांग्रेस को दे रहे हैं 50, आप कह रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी अकेले कह रही है कि हमको 24 से ज़्यादा सीटें चाहिए। कैसे हो पाएगा ये? मना लेंगे तेजस्वी? देखिए, डी राजा सीपीआई के नेता हैं, और आपको ये बता दें कि सीपीआई के नेता हैं, पर दरअसल बिहार में अगर कोई ताकत लेफ्ट की रिकॉग्नाइज्ड होती है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आरजेडी को है, तो वो सीपीआई-एमएल है। और सीपीआई-एमएल की सीटें इस बार बढ़ेंगी, इस बात को आप जान लीजिए। पिछली बार सीपीआई-एमएल 19 पर लड़ी थी, 12 पर जीती थी, जैसा कि हमने आपको बताया। और कल मैंने दीपांकर भट्टाचार्य जी का इंटरव्यू किया। उन्होंने मेरे साथ अपने इंटरव्यू में कहा, पंकज जी, जहां जहां मेरी पार्टी जीती, आसपास के ज्यादातर सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस भी जीती। हम कुछ सीटों से चूक गए। तो कुछ सीटों से क्यों चूके, इसका आकलन करना बहुत जरूरी होगा। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अगर हमें पूरे बिहार में लड़ा जाए, जहां जहां हम मजबूत हैं, ये सीपीआई-एमएल कह रही है, तो उसका फायदा ये होगा, हमें पूरे बिहार में लड़ा जाए, हमें साउथ बिहार में भी लड़ाया जाए, हमें ईस्ट बिहार में भी लड़ाया जाए। ऐसा नहीं हो कि हम नॉर्थ वेस्ट तक सीमित रह जाएं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। और अगर हम हर जगह लड़ेंगे, क्योंकि हमारा प्रेजेंस हर जगह हो चुका है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, और जिस तरीके से हम भूमि को लेकर के और तमाम चीज़ों को, मजदूरी को लेकर के, गरीबों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। तो दीपांकर भट्टाचार्य ये कह रहे हैं कि हमें अगर 40 से 45 सीटों पर लड़ाया गया तो यकीन मानिए उस इलाके में कांग्रेस और आरजेडी का भी भला होगा, हमारे तमाम घटक दलों का भला होगा। पर जब मैं उनसे पूछा कि पूरा लेफ्ट की अगर आपसे बात करें, तो उनका कहना था, देखिए पूरे लेफ्ट की बात करें तो हमें 50 से 55 सीट तो चाहिए। तो हमने पूछा आपको कितना चाहिए और सीपीआई और सीपीएम को कितना चाहिए, तो उन्होंने कहा देखिए हमें 40 से 45 चाहिए और 10 सीट उनको चाहिए। तो सवाल यह है कि 40-45 इनको चाहिए, 10 सीट सीपीआई सीपीएम को चाहिए, तो दीपांकर भट्टाचार्य खुद कह रहे हैं 10 सीट सीपीआई सीपीएम को चाहिए, और सीपीआई के डी राजा कह रहे हैं कि हमें 24 सीट चाहिए। तो लेफ्ट के भीतर ही सीटों को लेकर के एक रूपता नहीं है, एकजुटता नहीं है, एक सोच नहीं है। तो यह साफ दर्शाता है कि लेफ्ट के अंदर भी जितने अलग अलग
पार्टियां हैं, भले ही वो लेफ्ट का हिस्सा है। सीपीआई एमएल एक पार्टी है, सीपीआई एक पार्टी है, सीपीएम अलग पार्टी है। अब इन तीनों पार्टी की अलग अलग मांग है। जहां तक सीपीआई का सवाल है तो सीपीआई मांग रही है 24 सीट। 24 सीट में भी अगर मैं आपको कहूं तो सीपीआई कहती है तेगड़ा दे दो। तेगड़ा में वाकई सीपीआई का जीता हुआ सीट है, वहां से राम रतन सिंह विधायक हैं, तो वो तेगड़ा मांग रहे हैं। बखरी भी बड़े ही क्लोज मार्जिन से बीजेपी से जीता गया है, तो सीपीआई मांग रही है वहां। बछवाड़ा, हरलाखी, ये जान लीजिए, उसके बाद झंझारपुर, रुपौली, फुलवारी शरीफ, डुमरांव, गोह, बांका, बिलदौर, केसरिया, चनपटिया, मोतिहारी, जाले से जीवेश मिश्रा जीते हैं जो कि अभी मंत्री हैं, और ये बीजेपी से जीते हैं। बारिशनगर, सिकंदरा, खजौली, करगहर सीट की डिमांड सीपीआई के द्वारा की गई है डी राजा की। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा से ज्यादा सीपीआई और सीपीएम को 10 सीट से ज्यादा मिलने जा रहा है। बिल्कुल, आपने सीपीआई की बात की और कांग्रेस की बात की, दोनों ही ने डिमांड एक तरीके से सीटों को लेकर बातचीत बढ़ाई है। बस सीपीआई एमएल ने अलग ही दांव खेला है। उसने कहा है मांगेंगे बाद में, पहले देंगे। तो उसने कहा मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव होंगे, जो कि अभी तक कांग्रेस तो कम से कम ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। तो ये भी कोई स्ट्रेटजी है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं कल यही सवाल, अगर मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि वो हमारा इंटरव्यू जरूर देखें, दीपांकर भट्टाचार्य कह क्या रहे हैं। मैंने कई सारे सवाल किए, मैंने उनसे ये सब भी पूछा कि आप कहते हैं करप्शन के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, तो लालू यादव सजा याफ्ता है, आप उनके साथ कैसे हैं? हमने पूछा उनसे कि आप कहते हैं कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, तो भाई एजुकेशन को कमर्शियलाइज तो सबसे पहले कांग्रेस ने ही किया, तो फिर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं? तो ये सारे सवाल हमने उनसे पूछे और उन्होंने बड़े ही बेबाकी से बताया कि आखिरकार पॉलिटिकल कंपल्सन क्या है, मजबूरी क्या है, और आज के समय में जो जरूरत है लोगों की, वो लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और उन्होंने बीजेपी पर सीधा अटैक करते हुए कहा कि बीजेपी वो तमाम ऐसे फैसले कर रही है जो कहीं ज्यादा अलोकतांत्रिक है, जिसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं। और इस बात की चर्चा करते वो कह रहे हैं कि अरे ये बताइए, किसी ने कुछ किया उसका हमने विरोध किया, पर एक व्यक्ति कह कुछ रहा है पर वो संविधान के हिसाब से कतई नहीं चल रहा है, वो संविधान को कमतर करने में लगा हुआ। तो दरअसल उनका इशारा पूरे तरीके से बीजेपी के तरफ था। और इसी दरमियान जब हमने पूछा कि क्या आप तेजस्वी यादव को सीएम मानते हैं, तो उन्होंने कहा वो घोषित हो या घोषित नहीं हो, भाई वो गठबंधन के नेता वही हैं, तो मुख्यमंत्री भी वो वही होंगे, इसमें किसको शक है? वही मुख्यमंत्री होंगे, हम घोषणा करें या ना करें। हाँ, बात तो एक तरीके से उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव भी हैं, और तेजस्वी यादव भी मानते हैं कि हमारा रियल स्ट्रेंथ सीपीआई एमएल में बसता है। सीपीआई एमएल हमें जरूरी है। सीपीआई, देखिए, कांग्रेस जरूरी इसलिए है क्योंकि पैन इंडिया नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स करने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी की जरूरत आरजेडी को है। ठीक बात, इसलिए कांग्रेस जरूरी है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि बिहार में सत्ता तक पहुंचना है, तो सीपीआई एमएल के साथ गठबंधन आरजेडी को सत्ता तक पहुंचा सकती है, और इसीलिए आरजेडी की जरूरत बिहार में सीपीआई एमएल सबसे पहले, उसके बाद कोई है, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, उसके बाद कोई और दल है। ओवैसी हैं? तो इसलिए नहीं, इस पे हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। दरअसल ओवैसी को बिल्कुल ये लोग अपने साथ लेने नहीं जा रहे हैं। इनको पता है कि मुस्लिम के ठेकेदार हमें नहीं चाहिए। हमने ये सवाल भी इनसे पूछा। मेन पेज कौन फंसा रहा है, कौन सी पार्टी? निश्चित तौर पर आरजेडी और फिर कांग्रेस भी। लेकिन वाली खुन्नस है? नहीं, कोई खुन्नस नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स में सब कुछ अपने लिए किया जाता है। मतलब क्लैरिटी है इनको कि मुस्लिम वोट बटे करें, हम ही को मिलना है। हाँ, तो क्यों किसी को शामिल करें, सीटें दें? और क्यों किसी को ठेकेदार बनाएं, क्यों किसी को क्रेडिट दें? हाँ, और अगर हम क्रेडिट देंगे तो कल हमें सत्ता में भागीदारी देना होगा। सत्ता में भागीदारी, हिस्सेदारी क्यों बढ़ाएं? ये सबसे बड़ी बात जो आपने बोली वो ये है कि एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर उनको ले लेंगे कि ये मुस्लिमों के नेता हैं।
ये उनको क्रेडिबिलिटी दे देंगे। एग्जैक्टली लेकिन कल जब मैंने दीपांकर भट्टाचार्य जी से पूछा कि अरे आप दीपांकर जी ये बताइए कि AIMIM आपके साथ आना चाहती है, आप क्यों नहीं लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, अगर ऐसा कोई प्रपोजल है तो निश्चित तौर पर विचार होना चाहिए। पर AIMIM पिछले 15 दिन से कह रही है कि 7 दिन का समय दे रहा हूं, 7 दिन का समय दे रहा हूं। देखिए AIMIM भी पॉलिटिक्स कर रही है। दरअसल वो भी मुसलमानों के बीच में ये मैसेज भेज रही है कि तुम चाहते हो मुसलमान वोट का बंटवारा नहीं हो, हम भी वही चाहते हैं, हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं। इसलिए बॉल AIMIM ने बड़े ही चालाकी से महागठबंधन के पाले में डाल दिया कि देखो आरजेडी ने हमारे 4 विधायक को तोड़ लिया, हम उसको भी भूल गए। लेकिन अब हम आरजेडी से कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमें उप मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमें इतनी सीटें नहीं चाहिए, फिर भी आप हमें साथ क्यों नहीं ले रहे हो? तो अब ये बात AIMIM बताएगी मुसलमानों को, देखो मैं तुम्हारे हक के लिए हमने बात की तो आरजेडी को पसंद नहीं है, हमने तुम्हारे लिए हमेशा आवाज उठाई, आरजेडी को पसंद नहीं है, और आरजेडी को पसंद नहीं है तो आरजेडी तुम्हें इतने लंबे समय से ठग रही है, वो सही में दिए में तेल की तरह तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। तुम जलते रहो, रोशनी का मजा वो लेते रहें, तुम्हें सत्ता में हिस्सेदारी ना मिले, तुम्हारी हकमारी हो रही है, और तुम अब देख लो कि असली शुभचिंतक तुम्हारा है कौन। और मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि थोड़ी देर बाद जो हमारा बिहार की बात जो हम एक प्रोग्राम करते हैं उसमें हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार AIM की मांग को आरजेडी खारिज क्यों कर रही है, वजह क्या है? दरअसल AIM आरजेडी और कांग्रेस को पसंद क्यों नहीं? ठीक है, थोड़ी सी बात हमने इस विषय पर की, और वो इसलिए की ताकि पंकज जी अपने प्रोग्राम का पिच दे दें इस प्रोग्राम के साथ ही, लाइव के साथ। तो लाइव छोड़कर नहीं जाना है, इसको छोड़ना है और तुरंत दूसरा पकड़ लेना है जिस पर AIMIM के बारे में विस्तार से 1 घंटे चर्चा करने वाले हैं तमाम एक्सपर्ट्स के साथ पंकज जी। बाकी बिहार है, और बिहार में चुनाव नज़दीक आ रहा है, और नज़दीक आने के साथ साथ सीटों के बंटवारे पर बात हो रही है। आपके मन में सवाल आता रहता होगा कि NDA में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, महागठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो आज एक आंकड़ा पंकज जी के पास आया जो आप तक हमने पहुंचाया। ऐसे ही तमाम आंकड़े, तमाम राजनीति गुणागणित आती रहेगी, आप तक हम यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।